सीबीएसई एग्जाम में 80 मार्क्स के कवरेज, अब जरा इधर फोकस हो जाओ। सीबीएसई के एग्जाम में 80 नंबर का और बिहार बोर्ड के एग्जाम में 100 नंबर का, और बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने का आता है ये 100 मार्क्स का। पैटर्न आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव तो पहले से ही आता था बिहार बोर्ड में, सीबीएसई में ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन अब टर्म वाइज चूंकि एग्जाम होना है इसी वजह से सीबीएसई ने भी ऑब्जेक्टिव को इंट्रोड्यूस कर दिया है। कहने का मतलब है कि आपका टर्म 1 जो होने वाला है नवंबर दिसंबर में, सीबीएसई वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, उसमें आपको 40 मार्क्स का 40 नंबर का आपको करना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्टिव। 40 नंबर का आपको करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, जिसका सिलेबस सीबीएसई ने जारी कर दिया है। मैं भी सिलेबस से रूबरू हो गया हूं। सबसे पहला चैप्टर कौन सा है बिजनेस स्टडी का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। 4 प्लानिंग। 5वां ऑर्गेनाइजिंग। 6ठा स्टाफिंग। 7वां कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, और 7वां कंट्रोलिंग। लेकिन आपके फर्स्ट टर्म के सिलेबस में शायद कहां तक है, 5। हाँ, ये नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, और सर 11 भी आ रहा है, पार्ट बी से 11। फाइनेंशियल की बात को भी छोड़ दो, अभी इसकी बात कर लो, उसका तो कर लेंगे बात। छोड़ दे बेटे, बात ही मत करो। जब इतना परेशान हो गया है तो बात ही छोड़ दे। अब सब पता चलेगा, अब चिंता मत करो, अब सब पता चलेगा। समस्या दूर हो गई, जाके हरी चटनी के साथ समोसा खा, दुख से मुक्ति मिलेगी। बिहार बोर्ड में भी सेम है, तुमको तो सब पढ़ना है ना, तो वैसे भी तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा समय पर। नेचर है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में ना बच्चों जो पूरी की पूरी जो कहानी चलने वाली है वो इस शब्द के इर्द गिर्द घूमेगी, मैनेजमेंट। दुनिया चलती ही इस शब्द पर है, मैनेजमेंट। कंपनी चलती ही इस टर्म पर है, मैनेजमेंट। हम लोग चलते ही इस टर्म पर है, मैनेजमेंट। दिन भर में मैं इतनी सारी क्लासेस लेता हूँ, ये क्या है, मैनेजमेंट। आप इतनी सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं जिससे आपकी 2 क्लासेस एक साथ टकराती नहीं है, ये क्या है, मैनेजमेंट। 15 अगस्त के दिन भी गार्जियन को बोलते हो क्लास है, जा रहे हैं, लेकिन क्लास बंद रहती है। जाते हो लेकिन कन्विंस कर देते हो मम्मी पापा को कि क्लास जा रहे हैं, ये क्या है, मैनेजमेंट। इसी में तुम्हारा सबसे ज्यादा ताकत लगता है। हाँ, अगर चाचा मॉल में फोटो खींच के भी भेज दें कि देखिए ये है इकोनॉमिक्स क्लास, लेडीज सेक्शन में आपका लौंडा घूम रहा है, पीछे 2 सेल्स लेडी खड़ी है, फिर भी वो अपने माँ बाप को समझा देगा कि नहीं पापा मैं वो हो ही नहीं सकता, वो आज की है ही नहीं, वो आज से 2 साल पहले की है। चाचा बाप और बेटा में लड़ाई करवाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी तस्वीर आ रही है। कभी ऐसा होगा तुम फंस गए हो लेकिन फिर भी मैनेज कर लिए हो कि मैं वहां था ही नहीं। कर लेते हैं, मुझे पता है आप कर लेते हैं। दोस्त से फोन करवा देगा, अंकल जी माँ कसम वो मेरे साथ था। अंकल जी भी कहेंगे माँ कसम खा रहा है तो झूठ थोड़ी खा रहा होगा, बगल में लोहा छुआ होगा, कहेगा कसम नहीं लगेगी लोहा छूने से।
लोहा छूने से कसम नहीं लगेगी। या ऐसे कर लेगा, कहेगा कोइया कोइया, कसम नहीं लगेगी। फिंगर्स क्रॉस। मैनेजमेंट, हर चीज मैनेजमेंट पे टिकी हुई है। अगर गलत मैनेजमेंट, रिजल्ट गलत आएगा। मैनेजमेंट सही होगा, रिजल्ट भी सही आएगा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये इतने सारे पैसे देकर के लोगों को क्यों हायर करती है? मैनेज करने के लिए। कंपनी में प्रोडक्शन कितना होगा, लेबर कहां से आएगा, किसको कितना पैसा देना है, सप्लाई किस माध्यम से किया जाएगा, पूरा का पूरा खेल ही मैनेजमेंट का है। आओ एक वीडियो के माध्यम से मैं तुमको दिखाना चाहूंगा कि अगर सही मैनेजमेंट हो तो रिजल्ट क्या हो सकता है, और अगर गलत मैनेजमेंट हो तो रिजल्ट क्या हो सकता है। जरा ध्यान से देखना वीडियो को। ये एक एम्प्लॉय है जिसने जिम्मेदारी ली है माल को पहुंचाना है कहीं। He takes full responsibility for his job and thereby helps the organization tremendously। मैंने ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जिम्मेदारी दे रखी है कि भाई तुमको माल यहाँ से वहाँ पहुंचाना है, जिसके लिए वो मेहनत कर रहा है। आगे देखते जाओ इसके साथ घटना क्या क्या होगी। ये आदमी आया, क्या लिखा था स्लाइड्स के ऊपर? दिस इज हाईली इफेक्टिव डूअर। कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा इंसान है जो आया और इसको मदद कर रहा है कि चल मैं तुझे मदद करता हूं तेरे काम में, कि तुम माल को क्या करे, जल्दी पहुंचा पाए। वो बेचारा अकेले खींच रहा था, खींच नहीं पा रहा था, ये आया मदद करने के लिए। मतलब इसका थॉट अच्छा था, ये चाहता था कि कंपनी क्या करे, ग्रो करे। अगर एक एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसको रास्ते बता रहा है, तो ऐसे ना करके ऐसे कर। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ प्रोग्रेसिव थॉट के होते हैं और कुछ रिग्रेसिव थॉट के, नेगेटिव थॉट के होते हैं। कुछ भी बात कर लो, नेगेटिव भी बात करेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। देखो ये सही ढंग से उसको पुश कर रहा है। कार्ट जो है जिसको वो खींच रहा है, ये तरीके से उसको ढकेल रहा है कि उसको मोशन मिले, स्पीड मिले, कि वो जल्दी पहुंच पाए। पढ़ते जाना। ये देखो, हाँ ऐसे भी होते हैं हरामखोर काम करने वाले। ये बैठ के चक्का को ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे चक्का को कर रहा है। इससे क्या हो जाएगा? इसका मतलब इससे पता चल रहा है कि ये कंपनी में है तो सही, लेकिन ये हरामखोर है, इसको बस पैसा चाहिए। इसको काम कहा गया तो माल के बजाय खुद बैठ गया कार्ट में, और लोग कह रहे हैं चल चल मेहनत कर, थोड़ा हेल्प कर। कह रहा है मैं कर तो रहा हूं, ये देखो चक्के पर हाथ मार रहा है। लेस इफेक्टिव डूअर। क्या लिखा था? लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं है कि काम को ढंग से किया जा सके। देखो ये सब कनेक्ट करते जाना, बातों को सुनते जाना। बिजनेस स्टडी यही है, मजा आएगा। हाँ ये देखो आया, मदद कर रहा है। ये मदद कर रहा है या बर्बाद करना चाह रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन ये भी कह रहा है कि मदद मैं भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, मदद
मैं भी कर रहा हूँ। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की भी मेंटेलिटी ऐसी होती है। बैंक में देखते हो, एक होगा काफी मेहनत करने वाला, कैसा भी काम दे दो, पासबुक का, कैश का, मैंने कर देगा कहीं ना कहीं से। एक जाओ सीधे कहेगा मैं छुट्टी पर हूँ, बैठा हुआ है वहीं पर, कहेगा मैं छुट्टी पर हूँ, अभी लंच टाइम है, उनके पास जाइए, उनके पास जाइए, तो कहेगा उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। ठीक है, देखो क्या लिखा है, His influence makes work harder and less predictable for others। इसके आने से काम और भारी हो गया, जो काम आसान था ये चक्के पे ही बैठ गया आके, ये चक्के पे ही ऐसे ऐसे कर रहा है। इससे काम क्या हुआ, आसान हुआ कि भारी हुआ? चलो आगे देखते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। क्या लिखा था? He is actively trying to destroy the operation, but is often trying to hide his deeds by the use of nice social mask। ये पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा है कि जो आदमी सब मिलकर इसको मदद कर रहा है आगे बढ़ने में, डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन खुल के सामने नहीं दिख रहा है। अगर साइड में आता काट के तो दिख जाता, बगल में आता इस साइड में तो दिख जाता। ये बिल्कुल काट के पीछे खड़ा हो गया कि जो लोग खींच रहे हैं उसको पता ही नहीं चले कि मैं उसकी टांग भी खींच रहा हूँ। ऐसा होता है, देखते हो कंपनी में अगर 3-4 लोगों का प्रमोशन होने वाला है तो राजनीति, पॉलिटिक्स चलनी शुरू हो जाती है। उसका प्रमोशन नहीं होने देना है, उसका प्रमोशन नहीं होने देना है। ठीक है, तो ये उसी तरह का एम्प्लॉय है। ऐसे एम्प्लॉय बड़े खतरनाक होते हैं। हाँ। उसने देख लिया उससे भी काम नहीं बिगड़ पा रहा है, तो टकला पे ढेला मार दिया कि चक्कर देके वो गिर ही जाए। हाँ, एक देखो, भगा दिया उसको। क्या सीखे? एक ही एम्प्लॉय में कई तरह के लोग काम कर सकते हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव नेचर के, कुछ प्रोडक्टिव नेचर के। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहा हूँ तो कुछ डिस्ट्रक्टिव लोग क्या चाह रहे हैं, मुझे रोकना चाह रहे हैं कि प्रोडक्टिव नहीं हो, अच्छा नहीं हो, जैसे चल रहा है वैसे ही चले। जब भी बदलाव आता है तो हर्डल्स भी आती हैं उसके साथ साथ। देखिए, उसके साथ अगर 3 लोग खड़े हो गए तो एक पीछे से आ गया, काट को खींचने लगा कि तुझे बढ़ने ही नहीं दूंगा, फिर भी नहीं रुकी उसकी गाड़ी तो ढेपा मारा। क्या मारा? ढेपा। फिर भी वो रुका क्या? नहीं, उसको बाहर कर दिया, खेत से बाहर किया और इफेक्टिव तरीके से सब लोग आगे बढ़ा। एक और वीडियो दिखाऊंगा तुमको अच्छे मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। The power of teamwork। टीम वर्क देखो, अकेले कुछ नहीं कर सकते, टीम के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। पेंगुइन, शार्क मछली गई,
वर्क। बगुला अकेले को खा जाता, अकेले को खा जाता, लेकिन टीम आ गई साथ में। हाँ ये देखो, टीम ने मिलके काम तमाम कर दिया। तो समझ में आया क्या हुआ या बस हंस लिए? सबने मिलके अच्छा काम करने का प्रयास किया तो वो हंसने लगा। जैसे सब गिरे, अरे प्रयास है तो या तो कोई सफल होगा विफल होगा, जैसे वो गिरे ये पेट दाब दाब के हंसने लगा। सबको बुरा लग गया, सबको बुरा लग गया। सबने क्या किया, इसको उसी बॉल के बजाय इसी को ठेल दिया उसके अंदर और प्लग जोड़ दिया। इसका दिमाग ठिकाने आ गया। मैनेजमेंट ऐसे ही होता है। अगर कंपनी को पता चल जाए कि हमारे लिए एक नेगेटिव व्यक्ति है जो पूरी कंपनी को बर्बाद कर सकता है, तो सब मिलके क्या करेंगे, उसको बर्बाद कर देंगे। प्रैक्टिकल है, बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिकल। टीम वर्क। इतना बड़ा गैप है, सीढ़ी भी नहीं है, फिर भी तुम देखना स्मार्ट तरीके से कैसे ये सब क्रॉस कर जाएगा। बोले तू आगे चल, हम आवत है। इससे क्या मैसेज मिला? इससे मैसेज मिला कि अगर अच्छे लोगों की टीम में हो और तीन लोगों की टीम थी, दो ने अच्छा किया, एक ने अच्छा नहीं किया, तो दो के अच्छे के कारण वो तीसरा भी खींचा चला गया। अगर एक लंगड़ा 5 चलने वाले लोगों के संग रह रहा है और पीछे गुंडे पड़े हैं, वो 5 पैर वाले भाग रहे हैं, तो क्या वो 5 पैर वाले इस लंगड़े को नहीं भगा लेंगे अपने साथ? लेकिन वो लंगड़ा 5 लंगड़े के साथ ही रह रहा है, फिर क्या भाग पाएगा? नहीं भाग पाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर लंगड़ा भी अगर चलने वालों के साथ रह रहा है तो मजबूरी में बड़ी दीवान भी फांद सकता है वो, क्योंकि उसको इंकरेज करने वाले 4 मजबूत लोग उसके साथ खड़े हैं जो कह सकते हैं चल 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 कूद जाएगा। लेकिन अगर 5 लंगड़े के साथी हैं तो वो कहेंगे यार देख, जो आखिरी इच्छा है, चोर आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं, उनको बता दिया जाएगा ये हमारी आखिरी इच्छा है। या इस बुरे वक्त में तुझे कौन याद आ रहा है भाई? टीम वर्क। ये जो चैप्टर हमारा चल
चलेगा, मैनेजमेंट के ऊपर चलेगा। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है। फिर हम समझेंगे मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज ए साइंस, कोऑर्डिनेशन क्या है, टीम वर्क क्या है, ये सारी की सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। आप बस इन वीडियोस को देख के आप सार समझ सकते हो, पता चल गया होगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क बहुत ज्यादा मायने रखती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी में। क्या हमारे यहाँ टीम वर्क नहीं होता? हमारे यहाँ भी टीम वर्क होता है। अगर कोई बच्चा आके यहाँ फंस गया, नहीं बोल पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उसको इनकरेज करते हैं। अगर उसी बॉल वाले की तरह हंसोगे तो सोचो क्या होगा। जब तुम्हारी बारी आएगी तो वो भी हंसेगा। उसको इनकरेज करोगे, तुम फंसोगे तो वो भी इनकरेज करेगा, जैसे अमित का हुआ था। ठीक है, चलो हेडिंग दो, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। Nature and significance of management. After going through this chapter, we would be able to understand इस चैप्टर में खत्म होने के बाद हम उस अवस्था में पहुंच चुके होंगे कि हम समझ सकते हैं क्या क्या चीजें। मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या समझ चुके होंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और उसके बाद तीसरी चीज मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, कोई भी चीज पढ़ने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हम पढ़ने वाले क्या हैं, किस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे, हमारी नीति क्या होगी। अगर आप उसको समझ जाओगे तो फिर पढ़ने में मजा आता है। तो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम समझेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैसा उसका प्रकृति होता है। सबसे पहले समझेंगे एज एन आर्ट, साइंस, as a profession. आर्ट, साइंस और प्रोफेशन। उसके बाद सबसे जरूरी चीज जिस पर पूरा बिजनेस स्टडीज आधारित है, जिसको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करके लिखो। 1 2 3,
ए नंबर में लिखो प्लानिंग, 1 नंबर में ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। 3 नंबर में स्टाफिंग, 4 नंबर बोला था डायरेक्टिंग, और 5वें में बोला था कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। और बिल्कुल सबसे आखिरी में हम समझेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को समझेंगे। कोऑर्डिनेशन के कॉन्सेप्ट को और कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस को। और इसलिए इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद आप धड़ल्ले से बनाओगे ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो हमको लगता है 40 नंबर में इसी चैप्टर से है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा।